प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं शुभम कुमार और आप देख रहे हैं SPPA ऑनलाइन, जहां उपलब्ध है 10वीं बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयार की गई सभी विषयों की वीडियो क्लासेस। अगर आपको किसी भी विषय की वीडियो ढूंढने में परेशानी होती है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, जहां आपको हर एक विषय के वीडियो समूह अलग अलग मिल जाएंगे। फिलहाल आने वाली वीडियो क्लासेस की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लासेस। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे राजनीति शास्त्र का जो आपका पाठ्यपुस्तक है, उसमें जो चौथा अध्याय है जिसका नाम है लोकतंत्र में की उपलब्धियां, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखें, मैं आपको बता दूं कि इस अध्याय में क्या है कि तथ्यात्मक जो प्रश्न है यानी फैक्चुअल प्रश्न बहुत कम होंगे और सैद्धांतिक प्रश्न यानी कंसेप्चुअल प्रश्न जो है वो ज़्यादा होंगे। तो स्वाभाविक है कि इसमें रटने का कोई कंसेप्ट नहीं है। इस अध्याय में रटने से काम नहीं बनने वाला है, तो इसमें समझना पड़ेगा इस अध्याय के प्रश्नों को, और समझने के लिए आपको पहले पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो इसमें रटने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप एक बार लोकतंत्र को समझ जाएंगे तो इस अध्याय से जितने भी प्रश्न आपका पूछे जाएंगे वो सभी प्रश्नों का आप जवाब दे पाएंगे। हमने कोशिश किया है कि इसी तरह से जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उस पर क्वेश्चन बनाने का कोशिश किया है, और आशा है कि आप जितने भी हमने प्रश्न बनाया है इसी बेसिस पर, थोड़ा सा पूरा नहीं मिलेगा लेकिन मिलता जुलता प्रश्न बोर्ड परीक्षा में इसी कॉन्सेप्ट से पूछा जा सकता है। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं, और आज का पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? ऑप्शन है मजबूत जनमत, दूसरा है निरक्षर नागरिक, तीसरा है मजबूत सेंसर बोर्ड और चौथा है नियंत्रित मीडिया और प्रेस। देखिए इसमें याद करने वाला कोई बात नहीं है। तो लोकतंत्र मतलब जनता का शासन, ये हम लोग 9th क्लास में ही पढ़े थे। तो उसको सफलता के लिए, जिसमें जनता की शासन व्यवस्था हो, उसकी सफलता के लिए क्या ज़रूरत है? तो निरक्षर नागरिक होगा तो लोकतंत्र सफल नहीं होगा, क्योंकि निरक्षर साक्षर नागरिक होना चाहिए ना, तो ये तो होगा नहीं। मजबूत सेंसर बोर्ड तो फिल्मों में होते हैं, मतलब सेंसर करना, मतलब समझ लीजिए कि किसी चीज़ को काट छांट करना, कि आप जो भी चीज़ें देखते हैं या सुनते हैं उसको सेंसर करने का अधिकार सरकार के पास होगा, जैसे फिल्मों का होता है। तो ये सेंसर होगा तब भी लोकतंत्र नहीं मजबूत होगा। दूसरा है नियंत्रित मीडिया और प्रेस। मीडिया और प्रेस जो है, यानी प्रेस जो अखबार निकलता है, इसको कंट्रोल में कर लेना। कोई सरकार अगर इसको कंट्रोल में कर लेगी तो ये सरकार के अनुसार न्यूज़ छापेगी, तो जनता का हित उसमें नहीं दिखेगा। तो ये भी लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा ना, ये होगा मजबूत जनमत, यानी कि ऑप्शन ए, जनमत मजबूत होना चाहिए लोकतंत्र में, यानी जो जनता है उसकी मत मजबूत होना चाहिए। देखिए इसमें याद करने वाली कोई बात नहीं है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में लगभग कितने देशों में लोकतंत्र किसी न किसी रूप में विद्यमान है? ऑप्शन ए है 150, बी है 200, सी है 300 और डी है 500। इसका जो सही जवाब होगा, ये इस ऑप्शन के हिसाब से अगर हम कहें तो ये पहला ऑप्शन सही होगा, यानी कि 150। लेकिन आपके किताब में 100 दिया हुआ है। अगर ऑप्शन 100 है तो आप उसको 100 मार सकते हैं, लेकिन हमने जो ये आंसर लिया है वो नए आंकड़ों के अनुसार लिया है, यानी 2019 का जो आंकड़ा था, सर्वे जो हुआ था ये लोकतांत्रिक देशों का, उसमें उसके आंकड़े के अनुसार से ये एग्जैक्ट जो मार्क है ना, वो है 167 देशों में अभी लगभग लोकतंत्र किसी न किसी रूप में विद्यमान है। तो हमने उसके आसपास का डाटा लिया है 150, ठीक है। लेकिन आपकी किताब में, चूंकि आपका किताब बहुत पुराना है, तो इसीलिए उसमें 100 ही लिया हुआ है। तो आपको देखना है कि परीक्षा में डाटा कौन सा वाला पूछ रहा है। तो ऑप्शंस के हिसाब से आप मार सकते हैं, उसमें आपकी अपनी जो बुद्धि है वो लगाना पड़ेगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, किस शासन व्यवस्था को अन्य से बेहतर माना जाता है? ऑप्शन है राजतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही और सभी। सबसे पहले समझते हैं राजतंत्र क्या होता है। ये सब 9th क्लास में हम लोग लोकतंत्र के बारे में पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझ। राजतंत्र में जैसे आप कहानी सुनते हैं कि एक राजा होता था, फिर उसके मंत्री होते थे,
तो ऐसी व्यवस्था जिसमें राजा होता था, फिर जब राजा मर जाते थे तो उसका बेटा राजा होता था, तो वंश के अनुसार से चलता रहता था। तो राजतंत्र में क्या होता था कि राजा को के बेटा को राजा बनना ही है, उसमें जनता से कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए वो जनता का देखभाल करे या नहीं करे वो उसके मन पे डिपेंडेड है। उसी तरह से तानाशाही में क्या होता है कि जो राजा होता है ना, वो तानाशाह होता है, वो अपने अनुसार से हर कुछ चलाना चाहता है, उस अपने खिलाफ एक भी आवाज़ सुनना नहीं चाहता है। तो इस शासन व्यवस्था में भी जनता खुश नहीं रहता है। तो कौन सा बेहतर माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा लोकतंत्र। और लोकतंत्र के बारे में हमको कहने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सबको पता है कि लोकतंत्र में जनता का शासन होता है, जनता वोट करती है और जिसको चुनकर भेजती है वही शासन व्यवस्था को संभालता है। अगर वो सही से काम नहीं करता है फिर अगले चुनाव में जनता उसको सबक सिखा देती है। इसीलिए सबसे अच्छा शासन व्यवस्था जो है वो लोकतंत्र को माना गया है। चौथा प्रश्न देखते हैं, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो पहले कथन देख लेते हैं, यह आपसी विभेदों एवं टकराव को कम करती है। ये कथन तो गलत नहीं है, मतलब सही है। लोकतंत्र जो है क्या करता है, आपसी विभेद एवं टकराव को कम करते हैं, ये हम लोग पहले अध्याय में ही देख चुके हैं। दूसरा है, इनमें सभी व्यक्ति को समान अधिकार मिलते हैं। बिल्कुल ये भी सही है, यानी कि गलत नहीं है। इसमें जो जितने भी व्यक्ति होते हैं उसको समान अधिकार दिए जाते हैं, है ना। तीसरा है, इस व्यवस्था में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये भी कथन सही है, हमको गलत कथन चुनना है। तो ध्यान दीजिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और उत्तर को ध्यान से चुनिए, क्योंकि इसमें याद करने से काम नहीं बनेगा, इसमें समझ समझ के उत्तर देना पड़ेगा। तो क्या है, इस व्यवस्था में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। तो बिल्कुल उत्तरदायी होता है, जनता के को उत्तर देना होता है सरकार को अपने काम का। चौथा है, इस व्यवस्था में फैसले व्यक्ति विशेष के द्वारा लिए जाते हैं। ये कथन जो है उतना सही नहीं है, क्योंकि इस व्यवस्था में जो फैसला है केवल एक व्यक्ति के द्वारा नहीं लिए जाते हैं। बहुत सारे सांसद होते हैं या संसद भवन होते हैं, उसमें चर्चा होकर के कोई भी फैसला लिया जाता है, या मंत्री होता है तो मंत्रिमंडल होता है। तो कोई एक व्यक्ति फैसला नहीं लेता है, अलग अलग समुदायों के प्रतिनिधि मिलकर के लोकतांत्रिक व्यवस्था में फैसला लेते हैं। तो इसीलिए जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। पांचवा प्रश्न है, इनमें कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं, कानून के समक्ष समानता। तो ये तो है, कानून के समक्ष समानता लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप है। दूसरा है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। लोकतंत्र में क्या होता है, स्वतंत्र होता है चुनाव और निष्पक्ष भी होता है, किसी का पक्ष नहीं लेता है चुनाव कराने वाला। तीसरा है, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, यानी कि उत्तरदायी का मतलब हुआ वो जनता के प्रति, जनता को जवाब देना पड़ता है, जो भी शासक होते हैं उसको। तो ये उत्तरदायी। दूसरा, जैसे राजशाही में क्या, जनता को जवाब दे नहीं दे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बेटा को राजा बनना ही है। तो अगर इसी तरह से व्यवस्था हो जाए कि जो एक बार जीत गया वही बना रहेगा, तो फिर उसको जनता से क्या लेना देना है? जनता से तो इसीलिए लेना देना होता है क्योंकि जनता के वोट की ज़रूरत पड़ती है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। इसीलिए शासक क्या होता है, जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। और चौथा है, बहुसंख्यकों का शासन। देखिए ये कन्फ्यूजन होता है कि लोकतंत्र में जीतता कौन है, जो जिसको ज़्यादा मात्रा में वोट मिलता है। और अगर हम इसको विभाजन के आधार पर देखें कि जिस कास्ट का ज़्यादा वोट है या जिस कास्ट का ज़्यादा जनसंख्या है देश में, उसी का शासन चलेगा, तब तो ये स्थिति हो जाएगी। लेकिन आप चुनावों को अगर देखेंगे तो कभी कभी आपको लगेगा कि कोई कास्ट बहुत ज़्यादा या कोई धर्म के लोग बहुत ज़्यादा हैं, फिर भी अदर धर्म के लोग जो है चुनाव जीत जाते हैं। ये प्रक्रिया लंबा है, इसको समझने में तो टाइम लगेगा। लेकिन ये जो कथन है बहुसंख्यकों का शासन लोकतंत्र का मतलब होता है, ये बहुत हद तक सही नहीं है। कुछ कुछ हद तक सही कहा जा सकता है, लेकिन बहुत हद तक सही नहीं है। इसीलिए इन चारों ऑप्शन में ये जो ऑप्शन है वही लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। छठा है, लोकतंत्र का मूल उद्देश्य है। तो मूल उद्देश्य क्या है लोकतंत्र का? सामूहिक सहमति, व्यक्तिगत आदेश, एक समूह का निर्णय, एक व्यक्ति का निर्णय। तो लोकतंत्र का जो मूल उद्देश्य क्या होता है कि सभी व्यक्ति के सहमति से कोई निर्णय लिया जाना। तो ये पहला जो इसका जवाब है, सामूहिक सहमति। व्यक्ति का आदेश नहीं, एक व्यक्ति के सोच से नहीं चलेगा लोकतंत्र में, एक समूह के सोच से नहीं चलेगा, एक व्यक्ति के सोच से नहीं चलेगा। मतलब जितने भी लोग हैं सभी लोगों के सहमति से कोई भी निर्णय होगा लोकतंत्र में। तो
तो ये लोकतंत्र का मूल उद्देश्य है। अगला 7वां प्रश्न है, जनता के हितों की अनदेखी किस तरह के शासन व्यवस्था में की जाती है। तो ऊपर हमने पहले भी चर्चा किया है कि जो गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होता है तो उसमें क्या होता है, जनता से शासक को कोई मतलब इसलिए नहीं होता है क्योंकि जनता की ज़रूरत ही नहीं होती है शासक बनने में। अब राजा बनने में जनता की कोई भूमिका नहीं है ना, तानाशाह बनने में जनता की कोई भूमिका नहीं है, इसीलिए उसको जनता की फिक्र नहीं होता है, यानी जनता की अनदेखी की जाती है। लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता की वोट की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए यहाँ पे जनता को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अनदेखी किस व्यवस्था में की जाती है, लोकतांत्रिक में, गैर लोकतांत्रिक में, दोनों में, किसी में नहीं। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, गैर लोकतांत्रिक। गैर लोकतांत्रिक में जनता की अनदेखी किया जाता है। 8वां प्रश्न है, नागरिकों की गरिमा एवं उसकी आज़ादी के दृष्टि से कौन सी शासन व्यवस्था सर्वोत्तम है। लोकतांत्रिक, गैर लोकतांत्रिक, दोनों, कोई नहीं। देखिए अब इतना कॉन्सेप्ट हो गया ना कि आप खुद से भी आंसर दे सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किसमें आज़ादी ज़्यादा मिलेगा और गरिमा, लोगों का जो है गरिमा जो है ज़्यादा मिलेगा, गैर लोकतांत्रिक में कि लोकतांत्रिक में। किसमें मिलेगा, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में, क्योंकि इसमें जनता को ज़्यादा आज़ादी मिलेगा, गैर लोकतांत्रिक में नहीं मिलेगा। तो ये सही आंसर होगा। 9वां प्रश्न है, निम्न में से क्या आज लोकतंत्र की उपलब्धियां हैं। मतलब आज जो लोकतंत्र जहाँ जहाँ लागू है वहाँ लोकतंत्र क्या क्या हासिल कर लिया है। तो पहला ऑप्शन है उत्तरदायी एवं वैध शासन व्यवस्था। तो आप देख लीजिए अपने देश में लोकतंत्र है तो यहाँ पे सरकार जो है उत्तरदायी होती है जनता के लिए, और वैध शासन व्यवस्था है, कानून के द्वारा जो है वैध शासन व्यवस्था है यहाँ पे, है ना। तो ये तो उपलब्धियां हैं। आर्थिक और सामूहिक विकास, तो ये भी धीरे धीरे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में आर्थिक और सामूहिक विकास भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, तो हो रहा है, तो ये भी उपलब्धियां हुआ लोकतंत्र का। और तीसरा है सामाजिक विषमता के बीच सामंजस्य, यानी सामाजिक जो विषमता है ना, अलग अलग जाति, धर्म, लिंग, हम लोग पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं, इनके बीच में ना लोकतंत्र के द्वारा सामंजस्य स्थापित किया गया है। तो क्योंकि इसमें सभी समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व शासन व्यवस्था में दिया जाता है, तो इसीलिए सभी लोगों के बीच सामंजस्य स्थापित रहता है। और चौथा ऑप्शन है सभी, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सभी जो है लोकतंत्र की उपलब्धियां हैं। 10वां प्रश्न है, वैश्विक आंकड़ों के आधार पर आर्थिक विकास के मामले में कौन सी शासन व्यवस्था ज़्यादा बेहतर है। अगर हम विश्व के बहुत सारे देशों को देखेंगे तो अब बहुत सारे देशों में अलग अलग तरह की शासन व्यवस्था है, बहुत में लोकतांत्रिक है, जैसे हम लोग कहा ना कि 167 देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, लेकिन बहुत सारों में अभी भी राजशाही शासन व्यवस्था है, बहुत में तानाशाही शासन व्यवस्था है ना। तो उसमें जो आर्थिक विकास के मामले पर अगर हम सर्वे करेंगे तो क्या देखेंगे कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ज़्यादा विकास हुआ है कि गैर लोकतांत्रिक में। तो यहाँ पे जो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का जो आंकड़ा है थोड़ा निराशाजनक होता है, और आर्थिक विकास जो है अभी भी गैर लोकतांत्रिक देशों में ज़्यादा होता है। ये क्यों होता है, इसका कारण है क्योंकि फैसला लेने की शक्ति एक ही आदमी के हाथों में होता है, और वो आदमी जो भी कहेगा वो काम तुरंत का तुरंत हो जाता है। हमारे यहाँ या लोकतांत्रिक देशों में क्या होता है, सबकी सहमति लेना आवश्यक होता है, इसीलिए सब वो फैसले लेने में देरी होती है और आर्थिक विकास का रफ्तार थोड़ा सा धीमी होता है, लेकिन यहाँ पे लोग खुशहाल होते हैं। और जो गैर लोकतांत्रिक देश है वहाँ आर्थिक विकास तो होता है लेकिन वहाँ के लोग खुशहाल नहीं होते हैं, क्योंकि कहीं पे रोड बनाना है और वहाँ पे पूरे गांव को उजाड़ना पड़ेगा, तो सरकार उसकी व्यवस्था नहीं कराते हुए सीधे आएगी और उजाड़ देगी, किसी से कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन लोकतांत्रिक देशों में ऐसा नहीं होता है, पहले सरकार उसकी समुचित व्यवस्था करेगी, फिर जाके उसको वहाँ से हटाएगी, या नहीं तो लोग अगर विरोध करेंगे तो वहाँ सड़क नहीं बनाया जाएगा। इसलिए आर्थिक विकास जो है लोकतांत्रिक देशों में थोड़ा सा कम होता है, लेकिन खुशहाली ज़्यादा होता है। अब 11वां प्रश्न है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। आइए देखते हैं कथन क्या है। लोगों के बीच टकराव का अभाव, दूसरा है आर्थिक समानता का अभाव, तीसरा है निर्णय लेने में देरी परंतु सही निर्णय लेने की संभावना, और तीसरा है सामाजिक समानता का अंत। हमको पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो लोगों के बीच टकराव का अभाव जो है कथन, ये गलत है।
उसके बाद आर्थिक समानता का अभाव, ये भी गलत है। आर्थिक समानता का उतना ज़्यादा अभाव नहीं है, है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। चौथा है सामाजिक समानता का अंत, ये भी कथन सही नहीं है। तो सही कथन जो है, निर्णय लेने में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्णय लेने में देरी होता है लेकिन निर्णय सही होता है। नहीं कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। तो ये जो कंसेप्ट है वो लोकतांत्रिक देशों में होता है, क्योंकि धरफड़ी में निर्णय लेने से क्या होता है, गलत निर्णय भी लिया जा सकता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा सी, निर्णय लेने में देरी परंतु सही निर्णय लेने की संभावना। इस क्वेश्चन को तैयार किया था हमारे एसपीपी ऑनलाइन के टीम ने, और आपने देखा। इस क्वेश्चन का अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे भविष्य के लिए। और इसमें याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप एक बार या उससे एक बार और वीडियो देख लेंगे, आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। आपको कहीं से भी याद करने की ज़रूरत नहीं होगी और बोर्ड परीक्षा में सीधे सीधे आप अपने मन से उत्तर दे सकेंगे। आज की इस कक्षा की समाप्ति करते हैं यहीं पे, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए ओके, गुड डे एंड टेक केयर।